हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उन पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे सेंड करते हो, चाहे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे हो या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सेंड करते हो कंटिन्यूसली। तो जो भी आपके जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को पूछे जाते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे ताकि सारे लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूं कभी कभी, क्योंकि टाइम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूं तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके मोर देन 90% जो डाउट्स हैं वो डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। अगर बाई चांस आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे उसको कमेंट करिए, उसके बाद मैं रिप्लाई करके वो भी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो और यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में डिफरेंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो पीजी का फर्स्ट ईयर है या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एज लिमिट है यूजीसी जेआरएफ के लिए, उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कितने दे सकते हो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, कि आपका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो कितने ईयर तक वैलिड रहता है, उसको डिस्कस करेंगे। पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा आपका एग्जाम का, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 6% क्राइटेरिया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाउ टू चूज सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी लोग जिसपे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि एक टाइम पे वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और फिर इसके बाद जो मेन चीज होगी, कैरियर ऑप्शन आफ्टर यूजीसी नेट क्वालिफाई एंड कैरियर ऑप्शन आफ्टर यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई, क्या हो सकती हैं कैरियर ऑप्शंस, उन पे डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, ये वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्लानिंग कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो आपको मैं ना बताऊं इस वीडियो में। मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ उनको डाउट्स हैं, तो उनके भी डाउट्स डेफिनेटली आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अबाउट मी। एंड हाँ, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्लीज शेयर किया करो। और टेलीग्राम पे मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप क्यों क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, तो पहला देखो कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो आपका यूजीसी नेट होता है। ठीक है, आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो कि रिसर्च, अगर आपको रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना है तो भी आपको यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपको पीएचडी करना है तो अभी देखो मैंडेटरी कर दिया गया है यूजीसी नेट को, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे भी यूजीसी नेट और जेआरएफ वाले हैं जो हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। एकेडमिक असिस्टेंट करके एक आपकी सारे कॉलेजेस में वैकेंसी होती है, उस पे भी यूजीसी नेट जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट करके एक वैकेंसी होती है, वहां पे भी आपको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ, एक और जो मेन कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि यूजीसी नेट, ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि यूजीसी नेट और जो आपका यूजीसी जेआरएफ उनके लिए डिफरेंट एग्जाम होता है क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अप्लाई फॉर। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे ऑप्शन आएगा ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर करोगे तो फिर वो सिर्फ नेट के लिए अप्लाई माना जाएगा। जब आप बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज जेआरएफ करोगे तो वहां पे आपका दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेम पेपर होता है, जिसके मार्क्स थोड़ा ज्यादा आते हैं। जैसे मैंने आपको एक कॉमर्स की कट ऑफ दी है 2019 की, तो आप देखो कॉमर्स में जनरल कैटेगरी पे जो आपका परसेंटेज है 62.67 जेआरएफ का है और नेट का 55.33 है ना। तो जो जेआरएफ का परसेंटेज होता है थोड़ा सा हाई होता है, और जो टॉपर्स होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है। ठीक है, जेआरएफ अवार्डेड होता है, और जो थोड़ा सा जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको यूजीसी नेट मिलता है। ठीक है,
ये अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट जो चीज है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है, तो इस पे मैंने एक बहुत बढ़िया सी वीडियो बना के रखी, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। बट लेकिन इस पे भी मैं जो मेन चीजें हैं उनको बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखो, जब आप नेट क्वालिफाई होगे तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी तो कर सकते हो, लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आप कहीं से भी अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल करो, वेदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, तो आपको उसी दिन से स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 31K प्लस एचआरए प्लस कंटिजेंसी, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बात की है एक वीडियो पे, उसका भी मैं आई बटन पे आपको लिंक दे देता हूं कि आपका जो यूजीसी जेआरएफ है उस पे 31K प्लस एचआरए कहां पे कितना मिलता है, कंटिजेंसी का क्या क्राइटेरिया होता है, यूजीसी जेआरएफ से एसआरएफ में कैसे कन्वर्ट होता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताइए। और एक और चीज है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताता, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि नहीं पता है। मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस, किसी को ये चीजें नहीं पता है, और इवन बहुत अच्छे अच्छे जो आपके टीचर हैं वो भी इन चीजों को नहीं जानते, कुछ भी उल्टा सीधा बताते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट मैं उनको बोलना नहीं चाहूंगा अभी। तो देखो, होता क्या है कि कुछ जगह पे आपका यूजीसी नेट वालों को भी जेआरएफ के बराबर स्टाइपेंड मिलता है। कहां पे? आईआईटीज में, सारी आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद भी स्टाइपेंड देती हैं, ठीक है। 31K जेआरएफ वालों के बराबर ही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में तो 101% श्योर है, क्योंकि मैं अभी आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा हूं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है नेट क्वालिफाई हैं और उनको मिलता है स्टाइपेंड, ठीक है, तो कंफर्म है। फिर अब हम चलते हैं वो कंडक्ट्स यूजीसी नेट एग्जाम। तो देखो, यूजीसी जो वो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो रेगुलेट करता है, रूल्स रेगुलेशन या सुपरविजन का जो काम है वो यूजीसी का है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एनटीए का। एनटीए का जो काम है वो आपका, जिसको आप बोलते हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका काम जो है एग्जाम को कंडक्ट कराने का है। एनटीए और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है, जेई का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, एंड आपका जो नीट का एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट कराता है। पीएचडी के जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी एनटीए कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो, आपने ग्रेजुएशन पे क्या किया है कोई मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी चीज है। ग्रेजुएशन पे आपका कितना परसेंटेज है यहां पे मैटर नहीं करता। आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन पे है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पे है, वहां पे आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए अगर आपको यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर बात आती है एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर के लिए, तो वहां पे आपका 50% अगर एग्रीगेट है मास्टर लेवल पे, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और कॉमन चीज क्या होती है कि जैसे मान के चलो, लोग मेरे से बोलते हैं कि ग्रेजुएशन पे उन्होंने बीटेक किया है, ठीक है, और पीजी पे उन्होंने एमबीए किया है, तो उनका जो है वो क्या बीटेक से नेट का एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, वो पीजी का जो सब्जेक्ट है उससे नेट का एग्जाम आपको देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होगा उससे यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे आप, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो आपके पीजी के फर्स्ट ईयर में जो हैं स्टूडेंट्स, या जो आपके सेकेंड ईयर में हैं, वो नेट का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल वो एग्जाम दे सकते हैं। बस मेन क्राइटेरिया क्या है या मेन पॉइंट क्या होता है? मेन पॉइंट ये होता है, अगर आपका ईयरली है रिजल्ट, तो वहां पे अगर आपका एक ईयर हो चुका है और रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो, मेन चीज ये है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो, तो आप उसके लिए अपेयरिंग करके उस पर एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है, कुछ जैसे एमबीए हो गया या आपका और भी एमकॉम वगैरह है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो एक सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। यूजीसी नेट का जो मेन बात ये होती है कि आपका जब भी एग्जाम हुआ है, जब भी आप क्वालिफाई हो, उसके आप विद इन 2 ईयर आप अपना जो भी डिग्री है वो पूरी कर लो, ठीक है, विद 55%। अगर आप 55% जो भी आपका पूरा 55% नहीं बना होगा, तो फिर आप अगर क्वालिफाई भी कर जाओगे तो फिर आपको डिसक्वालीफाइड कंसीडर किया जाएगा। उसमें मेन पॉइंट ये होता है 55% होना चाहिए और विद इन 2 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया, अगर ईयरली है तो आपका 1 ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, अगर सेमेस्टरली आपका अगर है तो फिर 1 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका हो, देन आप अपेयर करके अप्लाई कर सकते हो, जो भी परसेंटेज बन रहा हो उसको डाल के, 1 सेमेस्टर या 1 ईयर का, ठीक है।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपका एज लिमिट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ के लिए आपका एज लिमिट होता है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नेट के लिए आपका कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी नेट का एग्जाम दे सकते हो। आप 60, 70, 50 जो भी हो, 40, 50 जो भी हो, तो आप हमेशा एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको यूजीसी जेआरएफ के लिए बात करते हैं तो वहां पे आपका 31 ईयर, अभी नया जो आया है रूल, वहां पे 31 ईयर किया गया है जेआरएफ के लिए। अगर आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो एज है 31 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 31 ईयर से नीचे होना चाहिए, ठीक है। कुछ आपका रिलैक्सेशन है, आपका जो SC ST OBC है, ट्रांसजेंडर, उसको 5 साल का। फिर फीमेल जो है वो आपकी अगर जर्नल की फीमेल होगी तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ, तो मतलब 36 ईयर्स हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो आर्म फोर्स है उसके लिए 5 ईयर मिला हुआ है। तो एज लिमिट का आपको सिंपल सा समझ आया। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं हम जेआरएफ के लिए। तो देखो कोई भी ऐसी आपकी लिमिट नहीं है, आप जितना मन हो उतना जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो। बट आपका अगर एज का लिमिट है 31 ईयर के बाद आप जेआरएफ का एग्जाम नहीं दे सकते हो। नेट का तो वो भी नहीं है, नेट का तो आप जितने मन हो उतने अटेम्प्ट दे सकते हो। जेआरएफ के लिए देखो सिंपल सा एज का लिमिट है, लेकिन अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है। आप 31 ईयर होने से पहले पहले 20, 30 जितने भी 10, 15 जो भी अटेम्प्ट है, 10 अटेम्प्ट देना चाहते हो 10 अटेम्प्ट दे दो, तो उसका कुछ भी कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैलिडिटी। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। तो देखो इस पे मैंने अभी देखो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक हो गए होंगे मुझे 6 to 7 मंथ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ दूसरों के भी वीडियो को कि थोड़ा सा उससे सीखने को मिलता है। जहाँ से भी आप सीख सकते हो सीखो, मेन चीज़ ये है, आपका लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी टीचर हैं, मतलब अब मे भी उनको नहीं पता होगा इंग्लिश की, तो उन्होंने मतलब ये बोला कि जो वैलिडिटी है यूजीसी जेआरएफ की वो 2 साल है, लेकिन ये चेंज हो चुकी है। अब जो वैलिडिटी होती है यूजीसी जेआरएफ की, ये मेरा अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है जो मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो वो आपकी होती है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फर्स्ट अवेलेबल, बट ये देखो 3 ईयर आपका, जब भी जिस डेट पे भी आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो उसके विद इन 3 ईयर आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीएचडी के लिए इनरोल कर लो, तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर 3 ईयर के बाद आप कहीं इनरोल हो रहे हो तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा सिंपली, ठीक है। तो 3 ईयर आपका होता है, आप अच्छे से याद रखिएगा जो जेआरएफ का आपका लिमिट है। अब जैसे मान के चलो आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए और आपको 3 साल से ऊपर हो गए, 4 साल हो गए, देन आप अप्लाई कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मुझे जेआरएफ दो, तो फिर वो वहां पे आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, जो भी जेआरएफ का अमाउंट होता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका यूजीसी नेट होता है वो हमेशा, आपका यूजीसी नेट जो होता है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो ऑटोमेटिकली आपका यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। जब अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए तो वहां पे आप जब सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करोगे तो वहां पे 2 सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हो, एक यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो, एक यूजीसी जेआरएफ का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर बात करते हैं पेपर पैटर्न की, बहुत सिंपल सा है। तो देखो 2 पेपर होते हैं, पहले इसमें 3 पेपर होते थे और अब 2 पेपर होते हैं। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, पहला पेपर जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सबके लिए होता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। दूसरे पेपर पे देखो टोटल 81 आपके सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पहला पेपर सबको कॉमन है, सबको देना ही देना है। और दूसरे पेपर पे आपका जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके सब्जेक्टिव पे होगा, ठीक है, जो आपके सब्जेक्टिव पे बेस्ड होगा, जो भी आपने अपना पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन पे सब्जेक्ट लिया है उसी के अकॉर्डिंग होगा और उसी से रिलेटेड होगा थोड़ा, ठीक है। पहला पेपर सबको देना होता है, कॉमन होता है, ठीक है, पहले पेपर का सबका कॉमन होता है। सेकेंड पेपर जो है वो आपका कॉमन नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। टोटल आपको 3 आवर मिलते हैं और वहां पे आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और कोई भी गैप नहीं होता है। पहले गैप होता था जब 3 पेपर होते थे, अब कोई भी गैप नहीं होता है इन पेपर्स के बीच में, ठीक है। और दूसरा, आप कभी भी किसी भी पेपर में शिफ्ट कर सकते हो। अगर पेपर 1 अभी करना है, पेपर 1 कर लो पहले, अगर आपको पेपर 2 पहले करना है तो पेपर 2 पहले कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पेपर अगर, हाँ दूसरा क्या, कोई भी निगेटिव मार्किंग अब तक नहीं होती है, अब आगे का नहीं पता मुझे, अभी तक कोई भी निगेटिव
मार्किंग नहीं आपको देखने को मिलती है। अगर आपका करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर हाँ, ये देखो पेपर 1 का आपका सिलेबस है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, 10 यूनिट होती हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, आरसी देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, डीआई देखने को मिलेगा, आईसीटी देखने को मिलेगा। फिर आपका हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट, ये आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। इन्हीं से आपका पेपर 1 पूरा आता है, ठीक है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है, वो सबके लिए डिफरेंट होता है। आपका जो पीजी का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको लेके बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो आपका इससे रिलेटेड जो भी डाउट है अब पक्का सॉल्व होने वाला है। देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यूजीसी नेट क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरीज 40% इन पेपर 1 एंड पेपर 2 व्हाइल द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर कैटेगरी 35% इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका पेपर 1 आपको पता है कि 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपको पता है 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी पे हो तो आपको 40% मार्क्स तो एटलीस्ट लाने होंगे। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो अगर 120 मार्क्स ले आएंगे तो उनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, 120 मार्क्स ले आओगे तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होगा, वो सिर्फ आपको कंसीडर करेंगे वहां पे, ठीक है, वो सिर्फ आपको कंसीडर करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा। फिर अब देखो ये क्या है कि एक 6% का भी क्राइटेरिया होता है। कैसे दोनों काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एज पर द लेटेस्ट एंटी नोटिफिकेशन ये पहले 15% था। ओनली 6% ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट विल बी क्वालिफाई द एग्जाम एंड बिकम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप जैसे मान के चलो कि 120 पीपल हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया था यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, जिसमें से 100 लोगों का 100 लोग अपेयर्ड हुए एग्जाम के लिए, 100 लोग अपेयर्ड हुए, ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि जो आपका 14% वाला क्राइटेरिया है 120 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि अब 100 लोग अपेयर हुए तो इसका 6% कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि अब 6 लोग तो हो ही जाएंगे, हम लोग जो 6 लोग टॉपर होंगे उनका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ जैसे 5 लोग जो हैं 120 मार्क्स लेके आए, जो छठवां इंसान है वो 118 मार्क्स लेके आया या 118 मार्क्स लेके आया, तो फिर यहाँ पे जो ये आपका 6 वाला है इसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जिसके 120 या इससे ऊपर मार्क्स हैं, ठीक है। दूसरी एक और सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है कि 120 लोग वही सेम अप्लाई किए थे और 100 लोग अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। यहाँ पे भी 6% का क्राइटेरिया आपका लगता तो यहाँ पे भी 120 मार्क्स होते। तो अब यहाँ मान के चलो कि 10 लोग जो हैं वो आपके 5 लोग जो 6 लोग जो हैं 130 या इससे ऊपर मार्क्स लेके आए, और जो आपके बाकी और 6 लोग हैं वो 120 या इससे ऊपर मार्क्स लेके आए। तो जो ये हैं ये जो 6% है, क्योंकि यहाँ पे 6 लोगों का सिलेक्शन होना है, 100 में 100 × 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 6% का होना है, तो इनका होगा, ठीक है। अब ये आप नहीं क्लेम कर सकते हो मेरे भी 120 से ऊपर मार्क्स है तो हमको भी लो, ये यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ये आपका यूजीसी नेट का क्राइटेरिया है। एंड यूजीसी जेआरएफ में क्या होता है, यूजीसी जेआरएफ में सब्जेक्ट वाइज जो भी है कोटा फिक्स होता है, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। मैनेजमेंट में कम जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, कॉमर्स में ज्यादा जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं। उसी तरीके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका लेबर वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है उसमें बहुत कम जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं। तो सबका एक अलग क्राइटेरिया होता है, बट मोर और लेस 1% या ये मान के चलो कि जितने लोग भी अपेयर्ड होते हैं उसका 1% या 0.7 to 1% के बीच ही होता है। तो आप समझो लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम का या लेवल ऑफ कंपटीशन समझो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो। सिंपल कुछ भी नहीं है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा तो है नहीं कि जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए सब कुछ हो गया, उसके बाद भी पीएचडी के लिए आपको इंटरव्यू देना है, वहां पे भी आपका कंपटीशन होगा। तो आपको अपने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, हाउ टू चूज सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो वहां पे जब इनका आप जब भी आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उस पर ये लिखा रहता है कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू चूज द some net subject for paper 2 as their specialization in post graduation, ठीक है। जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पे स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर 2 सेलेक्ट करो। However, if your post graduation subject is not covered in the list of 81 net subject, you can appear in any related subject, सिंपल सा बोला गया, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे नेट ने इतना कुछ क्लियर नहीं किया, तो इसलिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि इस सबसे जैसे मान के चलो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब्जेक्ट पे सिंपल सा आपको पता है कि किससे करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या जो कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट है वहां पे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किसको होता है मैं आपको बताता हूँ। इन सब्जेक्ट पे तो आपको क्लियर है किससे आपको एग्जाम देना है। सिंपली कंफ्यूजन होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स और आपका एचआरएम, इन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि मैंने देखा है खुद कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड एमबीए किए हुए हैं और कॉमर्स से जेआरएफ क्वालिफाई हैं, कॉमर्स से जेआरएफ क्वालिफाई हैं, मैं मैनेजमेंट से हूँ, एचआरएम से भी कुछ क्वालिफाई हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से भी क्वालिफाई है। तो देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसी से एग्जाम देना, बट मेन चीज ये है कि आप उसको डिफेंड कर सको। मेन प्रॉब्लम ये है, अब जैसे मान के चलो मेरा कोई एक फ्रेंड है वो जो एमबीए में उसका जो मेजर है या स्पेशलाइजेशन है वो एचआरएम है, तो वो डेफिनेटली डिफेंड कर लेगा फ्यूचर में। अगर वो एचआरएम या लेबर वेलफेयर से जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको डिफेंड कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो उस चीज़ों को पढ़ा है। जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो वो चीज़ों को डिफेंड कर लेगा। अगर आप चीज़ों को डिफेंड कर सकते हो तो आप दूसरे सब्जेक्ट से भी जेआरएफ दे सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड हैं एमबीए के हैं, ठीक है, मैं तो मैनेजमेंट से हूँ, वो कॉमर्स से जेआरएफ हैं, कॉमर्स से जेआरएफ हैं, समझे, कॉमर्स से जेआरएफ होने के बाद भी वो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एनआईटीज में हैं। तो वो चीज़ है, वो आप उसको डिफेंड कर पाओ। लेकिन जनरली मैं ये बोलूँगा कि देखो एक नॉर्मल ये परसेप्शन है या नॉर्मल लोग ये करते हैं कि अगर आपने एमकॉम किया है, ठीक है, अगर आपने एमकॉम किया किसी भी फील्ड से किया है, इकोनॉमिक्स से, इंटरनेशनल बिजनेस से, एचआरएम से, कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, तो मोस्टली लोग वो कॉमर्स से एग्जाम देते हैं, मोस्टली लोग कॉमर्स से एग्जाम देते हैं एमकॉम वाले। एमबीए वाले क्या है कि एमबीए वाले मोस्टली जो होते हैं वो आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस हो, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग हो, कुछ भी स्पेशलाइजेशन हो, वो मैनेजमेंट से एग्जाम देते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो तीसरा जो हो गया एमबीए जो फाइनेंस से, सॉरी, एमबीए जो एचआरएम से करते हैं वो जरूर लेबर वेलफेयर से एग्जाम देते हैं, ठीक है, वो लेबर वेलफेयर से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज क्या है किस सब्जेक्ट की, और आप उसको डिफेंड कर पाओगे कि नहीं। मेन प्रॉब्लम होती है डिफेंड करने पे। वहां पे जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप पर्टिकुलर एचआरएम से करके आए हो, स्पेशलाइजेशन एरिया ये है, तो आपने मैनेजमेंट से क्यों जेआरएफ किया, तो वो आप डिफेंड कर पाओ। बस मेन चीज ये है, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट 2021 या 2022 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट से एक टाइम पे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो, मत करना। और आपका जो वो है फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा इस बेसिस पे। पहले ये चीज होती थी कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो ऑफलाइन था आई थिंक, तो वो मैनेजमेंट से भी भरते थे और वो कॉमर्स से भी भरते थे, वो इकोनॉमिक्स से भी एग्जाम भरते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक अगर मान के चलो आपने सिर्फ मैनेजमेंट से एग्जाम देना है आपको, तो सिर्फ मैनेजमेंट से ही आप एग्जाम दो, दूसरे सब्जेक्ट से मत भरो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आपने 2021 में मैनेजमेंट से एग्जाम दिया और फिर इसके बाद आपको 2022 में लग रहा है कि आप कॉमर्स पे ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, तो कॉमर्स से आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे मान के चलो या 2021 पे एक एमबीए वाला था, उसने मैनेजमेंट से एग्जाम दिया, ठीक है, फिर उसको लग रहा है कि वो उसका एरिया जो एचआरएम था मेजर, तो वो अब इस बार लेबर वेलफेयर से दे सकता है। वो इस तरीके से आप दे सकते हो। आप ये बोलो कि 2021 पे ही हम पहले मैनेजमेंट का एग्जाम देंगे, फिर हम लेबर वेलफेयर का एग्जाम देंगे, फिर हम कॉमर्स का एग्जाम देंगे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका एग्जाम का जो है वो एग्जाम का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब पहले ये चीज हो जाती थी, हाँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एंड कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी जेआरएफ। देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके एरिया में वेरी करता है। जैसे अगर हम मैनेजमेंट या कॉमर्स के एरिया की बात करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट और कॉमर्स की एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि पीएचडी का तो पहले तो स्टाइपेंड पे डिफरेंस आ जाता है, जो मैंने आपको बताया है कि जो नेट क्वालिफाई होता है उसको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, जो जेआरएफ क्वालिफाई होता है उसको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका स्टाइपेंड पे पहला डिफरेंस आया। नेट वालों को भी स्टाइपेंड मिलता है कहाँ, मैंने ऑलरेडी बताया, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और आपका जो एनआईटी होती है या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पे आपका मिलता है।
फिर दूसरा डिफरेंस क्या आता है, जैसे अगर हम अपनी फील्ड पे बात करें मैनेजमेंट और कॉमर्स पे, तो जो आपके जितने भी आईआईएम्स हैं, जो बहुत अच्छे बी स्कूल्स हैं, वो आपके यूजीसी नेट को कंसीडर नहीं करते हैं। आप अगर आईआईटी या एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहीं पे भी पीएचडी करने जा रहे हो तो वहाँ पे नेट को कंसीडर किया जाता है। नेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जेआरएफ वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईआईएम से पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको यूजीसी नेट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। आप देख लो, इकोनॉमिक्स से ये आपका आईआईएम अहमदाबाद का नोटिफिकेशन है। अगर आपको इकोनॉमिक्स से पीएचडी करना है तो सिंपल सा उन्होंने यूजीसी जेआरएफ बोला। आपको फूड एंड एग्रीकल्चर से करना है तो सिंपल सा यूजीसी जेआरएफ बोला, ठीक है। यहाँ पे भी यूजीसी जेआरएफ बोला, नेट नहीं बोल रहे हैं, यूजीसी जेआरएफ बोल रहे हैं, सिंपल, ठीक है। यूजीसी जेआरएफ, हर जगह आपको नेट जेआरएफ, ठीक है, वो आपको सिंपल सा जेआरएफ ही क्वालिफाई करना होगा अगर वहां अपने आपको कंसीडर कराना है, नहीं तो फिर वो आपको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीएचडी में अगर आपका बाय चांस वो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन उनके जो यूजी और पीजी के परसेंटेज हैं वो कम है, तो वो पीएचडी में मैटर करते हैं। डेफिनेटली वो मैटर करते हैं। आपका एपीआई स्कोर बनता है, ठीक है, आपका एपीआई स्कोर बनता है, तो वहाँ पे जो भी आपके यूजी और पीजी के मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। आपको अपने जो हाथ में है उसको फोकस करना है ना। अब जो हो चुका उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मान के चलो अगर 80-20 का रेशियो भी है या 60-40 का रेशियो भी है तो ये आपके 40 और 20 मार्क्स जो हैं ये एपीआई स्कोर के हो जाएंगे। बाकी 80 और 60 तो आपके इंटरव्यू पे बेस्ड हैं, उन पे आप अच्छे से फोकस करो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, अपने जो भी पर्टिकुलर जो भी एरिया है उस पर अपना एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल तैयार करो, तो वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी, उतना इंपैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए डिमोटिवेट मत होया करो कि मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग तो मेरे से बोलते हैं मैं इसलिए प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे चल के प्रॉब्लम होगा। हाँ, प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले थोड़ा सा कम मेहनत किया ना, तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा। लाइफ का ये एक वो है, फैक्ट है कि अगर आप पहले मेहनत कर लोगे तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, बाद में करो, बाद में ज़्यादा करोगे तो फिर पहले आपने नहीं किया होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो। तो एंड हाँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और ये फेसबुक का आपका ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वहाँ आपको ईजिली मिल जाता है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो यार प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।